हेलो फ्रेंड हम लोग आज की इस वीडियो सेशन में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कंडक्टेड जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम 2022 16 अगस्त 2022 को हुआ था, उस एग्ज़ाम के एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। हालांकि फ्रेंड इस रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा आंसर बुकलेट ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आंसर्स तो ऑलरेडी हम लोगों के पास है, किंतु फिर भी हम लोग इस चीज़ को जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसके द्वारा जो इशूड की दिया गया है, की जो इशू किया गया है वही क्यों होगा, कोई दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है। हम लोग इसी का ही एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी पेपर का एनालिसिस करते हैं। अंग्रेजी पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वह क्या है? द ऑडियंस वॉज डैश बाय द स्पीकर्स पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? द ऑडियंस को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? श्रोता कहेंगे। और द स्पीकर्स पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स का मतलब हो गया वक्ता के देशभक्ति के विचार। ठीक है, सेंटिमेंट्स का मतलब भावना भी होता है, फीलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर विचार जरूर देंगे। अब ये जो ब्लैंक है यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाइएगा और यहाँ सोचिएगा कि क्या हो सकता है। आपको क्वेश्चन करना है। किस तरह से क्वेश्चन करना है? श्रोता हो गए, क्या हो गए? हाँ, स्पीकर के मतलब वक्ता के देशभक्ति के विचार को सुन करके वक्ता हो गए, क्या हो गए? ठीक है, जो क्या का जवाब सही रूप से यहाँ पर देगा वही इसका सही आंसर होगा। हम लोग एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एक एक ऑप्शन का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, मीनिंग जान लेते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही मीनिंग जान लेते हैं। ऑब्वियसली हमको पता है कि दूसरा ही ऑप्शन होगा, लेकिन अन्य ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, इस पर आपको गौर करना है। ठीक है फ्रेंड, कैरीड ऑफ का जो बेस फॉर्म हुआ वो क्या है? कैरी ऑफ होता है। ठीक है, और कैरी ऑफ का मतलब होता है किल, मार डालना। ठीक है, जैसे कि कैंसर ने उसे मार दिया, तब कहेंगे कि ही वॉज कैरिड ऑफ बाय कैंसर। ठीक है, कैरी ऑफ का मतलब होता है टेक समथिंग बाय फोर्स। ठीक है, टेक समथिंग बाय फोर्स। आप इसे नोट भी करते चले जाएंगे, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं और जितना भी हम लोग इस वीडियो सेशन में एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का, उससे हम लोगों को कई सारी चीज़ों को सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कैरी ऑफ का दूसरा मीनिंग होता है टेक समथिंग बाय फोर्स, मतलब कोई भी चीज़ को जबरन हासिल करना, जबरन प्राप्त करना। जैसे कि वह इस ज़मीन को जबरन हासिल किया। इसके लिए हम लोग इस फ्रेज का यूज़ करेंगे, कहेंगे कि ही कैरिड ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड। ठीक है, इसका एक और मीनिंग हो गया, इसी को ही ध्यान में रखते हुए इसका मीनिंग एक और हो जाता है क्या? विन, जीत हासिल करना, जीत लेना। जैसे कि द इंडियन टीम हैज़ कैरिड ऑफ द वर्ल्ड कप। ओके, इस तरह से हम लोग पहला जो फ्रेज है उसका काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किए, डिटेल में इसकी मीनिंग को समझे और ये भी जाने कि यह क्यों नहीं होगा। क्या ऑडियंस मारे गए? क्या ऑडियंस को जबरन हथिया लिया गया? क्या ऑडियंस को जीत लिया गया? ऑब्वियसली पहला किसी भी हालत में सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। फ्रेंड, हम लोग थर्ड ऑप्शन पर गौर करते हैं, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसका बेस फॉर्म क्या है? कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू को हम लोग हिंदी में कहते हैं जारी रखना। ठीक है, मान लिया जाए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप किसी चीज़ को लेकर के डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब होने के बावजूद भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, तब आप कहेंगे कि आई कैरिड ऑन माई स्टडीज़ डिस्पाइट डिस्टर्बेंस। ठीक है, इस तरह से इसका आपने यूज़ भी जान लिया, मीनिंग भी जान लिया। फ्रेंड, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रियान्वित करना। वह जो भी सोचता है वह उसे क्रियान्वित करता है, वह उसे कैरी आउट करता है। तब उसके लिए हम लोग जो सेंटेंस यूज़ करेंगे वो होगा वॉट एवर ही थिंक्स ही कैरीज इट आउट। ओके, इस तरह से आपने तीनों ही ऑप्शंस का मीनिंग समझा।
और ये कैरी ऑन आपका नहीं होगा, क्योंकि आप इसको यहाँ पर लगाएंगे क्या क्या श्रोता को जारी किया गया, ऐसा तो सेंस नहीं होगा। कैरी आउट मतलब कि क्या श्रोता को एग्जीक्यूट किया गया, उसको क्रियान्वित किया गया। ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं है कि इसको क्रियान्वित किया जाएगा, इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा। दूसरा बचा हुआ है जो सही में आंसर है, इसका मतलब होता है ओवर एक्साइटेड। ठीक है, ओवर एक्साइटेड होता है, नहीं तो जीलस कहेंगे, जीलस। फ्रेंड आप कंफ्यूज्ड ना हो, जीलस के से ही मिलता जुलता आपको एक वर्ड मिल रहा है, जेलस। ठीक है, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु या डाही। ठीक है, ये नहीं होगा। जीलस का मतलब होता है उत्साही। ठीक है, ओवर एक्साइटेड का मतलब हो गया ऑब्वियसली अति उत्तेजित। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑब्वियसली ये दोनों ही शब्द यहाँ पे एप्रोप्रिएटली फिट हो जाएंगे। वो कैसे, आप मीनिंग निकाल करके देखिए। श्रोता वक्ता के देशभक्ति के विचार को सुन करके उत्साही हो गए, काफ़ी उत्साही हो गए। ठीक है, काफ़ी उत्तेजित हो गए। ऑब्वियसली ये एकदम सही ट्रैक पर है, सही सेंस दे रहा है, इस कारण से दूसरा ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्रिस इज़ रादर डैश फॉर हिज एज एंड नीड्स अ कॉन्स्टेंट गाइडेंस। फ्रेंड यहाँ पर हम लोग जो हिडन मीनिंग निकालेंगे वो क्या है, ये रादर, सबसे पहले ये रादर पर फोकस कर लेते हैं। रादर एक ऐसा वर्ड है, ये एक एडवर्ब है। ठीक है, रादर एक एडवर्ब है। ओके, रादर एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग होता है थोड़ा ज़्यादा। यह एक नेगेटिव वर्ड अपने साथ लेने वाला एडवर्ब है, थोड़ा ज़्यादा। जैसे कि चाय थोड़ा ज़्यादा ही है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं पी रहा हूँ। द टी इज़ रादर हॉट एंड सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट नाउ। ओके, लड़की थोड़ी ज़्यादा ही लंबी है, इस कारण से वह परफेक्ट मैच नहीं है मेरे लिए। तब आप कहेंगे द गर्ल इज़ रादर टॉल एंड सो शी इज़ नॉट अ परफेक्ट मैच फॉर मी। ओके, तब इससे एक चीज़ जाहिर है कि रादर अपने साथ एक नेगेटिव टोन वाला वर्ड को लेगा। यहाँ कह क्या रहा है, क्रिस थोड़ा ज़्यादा ही है अपने एज के अनुसार, इसलिए उसको ज़रूरत है लगातार मार्गदर्शन की। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही क्या है एज के अनुसार, ऑब्वियसली नेगेटिव टर्म का यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेगेटिव टर्म क्या, यूथफुल है। यूथफुल का मतलब होता है जोश से भरा हुआ। ठीक है, जो जवान के पास होता है, जोश से भरा हुआ, तब उसमें हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ये ऑब्वियसली पॉजिटिव टोन वाला यह ऑप्शन है, ये नहीं होगा। नेचुरल भी क्या है, यह पॉजिटिव टोन देने वाला यह वर्ड है, नेचुरल, प्राकृतिक। ओके, स्वाभाविक। और थर्ड जो है स्पॉन्टेनियस, इसका सिनोनिम नेचुरल है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ कहे हैं ना, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो कविता होती है वह उद्गार होता है। किसका उद्गार होता है, स्वाभाविक उद्गार होता है शक्तिशाली भावनाओं का। ठीक है, शक्तिशाली भावनाओं का कविता स्वाभाविक उद्गार होता है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल सा निकलने वाला यह एक उद्गार है, यह एक सडन एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल कहेंगे, इंग्लिश में हम लोग स्पॉन्टेनियस कहेंगे। तो ये दोनों ही यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पॉजिटिव अर्थ देने वाले वर्ड्स है, जो कि नहीं यहाँ पर एप्रोप्रिएटली यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक लास्ट वाला बचा इमैच्योर। जैसा मैंने बताया कि रादर अपने साथ नेगेटिव टोन लेने वाला वर्ड आएगा, और इमैच्योर नेगेटिव टोन लेने वाला ये वर्ड है। इमैच्योर मतलब अपरिपक्व। ठीक है, क्रिस थोड़ा ज़्यादा ही कच्चा है, थोड़ा ज़्यादा ही नासमझ है, थोड़ा ज़्यादा ही अपरिपक्व है अपनी एज के अनुसार, इसलिए उसको ज़रूरत है लगातार गाइडेंस की, लगातार मार्गदर्शन की। कांस्टेंट को हम लोग कौन कौन से सिनोनिम दे सकते हैं, कांस्टेंट के लिए हम लोग इनसेसेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इनसेसेंट लगातार, इसको हम लोग नॉन स्टॉप भी कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको याद रखना है कि एक पर्याय दूसरे पर्याय से पूरी तरह से
मैच नहीं कर सकता है, थोड़ा थोड़ा तो अंतर रहेगा ही। ठीक है, इस तरह से हम लोग दो प्रॉब्लम्स को काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किए। ओके, अब फ्रेंड हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पर विचार करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, एंटोनिम खोजना है, विलोम खोजना है। किसका? फ्रीवलस का। फ्रेंड जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताते चलूं कि फ्रीवलस एक एडजेक्टिव है। यह एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके अंत में ओ यू एस आया हुआ है। जिस किसी भी वर्ड के अंत में ओ यू एस एज अ सफिक्स यूज़ होता है तब वह एडजेक्टिव होता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा अपना लेखन शैली सुधारना चाहते हैं, तब आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मदर वर्ड होता है वह एडजेक्टिव होता है या कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसका पार्ट ऑफ स्पीच बदला हुआ रहता है। एडजेक्टिव है, मदर वर्ड तो हो सकता है कि एक दो ऑप्शंस कोई दूसरे तरह के पार्ट ऑफ स्पीच लिए हुए रहें, वो हो सकता है कि नाउन रहें या वर्ब रहें। तब ऐसी स्थिति में उसे पहले छांटना है। इसके बाद आपको खोजना है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच वाले कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस कारण से ये जानना बहुत ज़रूरी है, हर तरह से जानना जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ हाईली नेसेसरी फॉर यू टू नो ऑफ द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड गिवन। ओके, तो फ्रीवलस जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है सिली। ठीक है, सिली को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? सिली को हम लोग कहेंगे थोड़ा बेवकूफ़। ठीक है, जिसको कि फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, जो काफ़ी हर चीज़ को एकदम ढीले तरीके से लेता है, सीरियसली जो नहीं लेता है, तब ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहेंगे फ्रीवलस पर्सन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कहेंगे नॉट सीरियस। ठीक है, इसको हम लोग ऑब्वियसली एक फ्लाइटी भी है, इसी का ही सिनोनिम यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। गिडी भी इसी का ही सिनोनिम है ना। लेकिन हमें तो एंटोनिम खोजना है, हम लोगों को जानना है फ्लाइटी किसको कहते हैं, फ्लाइटी आया कैसे है। ये फ्लाइट से आया हुआ। फ्लाइट क्या है? नाउन है। इसमें यदि आप वाई लगा देते हैं, वाई क्या है? एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तब बना क्या? यह फ्लाइटी बना। ठीक है, फ्लाइट का मतलब उड़ान होता है और वाई लग गया तो यह इसे एडजेक्टिव बना रहा है। कभी कभी हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं कि अरे क्यों उड़ते रहते हो, थोड़ा स्थिर तो रखो। यहाँ पर स्थिरता नहीं रहती है, यहाँ पर हमेशा चेंजिंग इन नेचर यहाँ पर बनी हुई रहती है। आज कुछ किया, कल दूसरा चीज़ करेगा, परसों दूसरा चीज़ करेगा, सोचेगा कुछ अभी, फिर वो उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन बदल जाएगा। तो वह किसी भी चीज़ पर सीरियस नहीं रह पाता है, जो भी फ्लाइटी इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो फ्रीवलस और फ्लाइटी एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन एंटोनिम नहीं है, इस कारण से फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ओके, थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, गिडी। गिडी फ्रेंड होता क्या है? फ्रेंड एक और चीज़ मैं बता दूं फ्लाइटी से रिलेटेड। फ्लाइटी को हम लोग अंग्रेजी जो सिनोनिम देंगे इसका इरेस्पॉन्सिबल। ठीक है, इरेस्पॉन्सिबल। यू शुड नॉट बी फ्लाइटी अबाउट योर करियर। इरेस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल जो नहीं है वह फ्लाइटी कहलाएगा। फ्रेंड जो थर्ड है वह क्या है? गिडी है। गिडी को हम लोग कहेंगे जैसे अगर आप कहते हैं आई एम फीलिंग गिडी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई एम फीलिंग गिडी का मतलब हो जाएगा कि आपको आपका सर चकरा रहा है। ठीक है, और इसका जो यूज़ है वह ऑब्वियसली यह नेगेटिव ही दे रहा है, पॉजिटिव तो है नहीं। फ्रीवलस यहाँ पर नेगेटिव है और गिडी भी नेगेटिव है। ठीक है, फ्लाइटी भी यहाँ पर नेगेटिव है, इस कारण से आपको यहाँ पर गिडी को भी नहीं लेना है। गिडी का एक और मीनिंग आप दे सकते हैं, गिडी का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, फ्रीवलस का मतलब केयरलेस भी होता है। ओके, जो सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर के प्रति या किसी भी जिम्मेवारी के प्रति केयरफुल नहीं है, ऑब्वियसली केयरलेस है, तो वो फ्रीवलस है, वह गिडी है। ठीक है,
तो इस कारण से ये थर्ड ऑप्शन नहीं हुआ। अब फोर्थ को देखेंगे, शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो का मतलब होता है छिछला। छिछला किसको कहते हैं? जैसे पानी छिछला है, ओके, वहाँ घुटने भर पानी है, उसमें डूबने का कोई चांस ही नहीं है, तब कहेंगे द रिवर इज़ शैलो। ओके, शैलो का हम लोग अलंकारिक यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे उसके पास छिछला ज्ञान है, तब कहेंगे ही हैज़ अ शैलो नॉलेज। ओके, शैलो मीन्स नॉट डीप, इसका हम लोग सिनोनिम देंगे एडजेक्टिव के रूप में, इसको हिंदी में छिछला कहेंगे। तब फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि थर्ड का सही ऑप्शन कौन होगा। ऑब्वियसली सीरियस होगा। ओके, गंभीर। यहाँ पर तो गंभीरता दिखाया ही नहीं जा रहा है फ्रीवोलस में, लेकिन सीरियस में ऑब्वियसली गंभीर है इसका अर्थ। ओके फ्रेंड, हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या करना है आपको खोजना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका क्या कह रहा है? ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बड़ा सिंपल सा है। ओके, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है। ओके, ऑब्वियसली क्या कहेंगे? थीइस्ट कहेंगे, यहाँ है दिया हुआ। थियो का मतलब होता है गॉड, और उसके अंत में शुरू में आप ए लगा दीजिए, तब इसका जस्ट उल्टा अर्थ देने वाला वर्ड बन जाएगा। एथीस्ट मतलब हो गया नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथीस्ट। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर बिलीव भी करता है और बिलीव नहीं भी करता है, मतलब वो डाउट करता है कि क्या जाने भगवान है भी या नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो। तो ऐसे बीच बीच वाले सोच वाले जो व्यक्ति होंगे वे कहलाएंगे एग्नोस्टिक। आप पढ़े होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये नाउन है। ओके, तो फ्रेंड आपने थीस्ट के बारे में जाना, अथीस्ट के बारे में जाना, एग्नोस्टिक के बारे में जाना। 3 वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिला। ठीक है, अब इसके अलावे देखिएगा स्केप्टिक। फ्रेंड, ये जो वर्ड देख रहे हैं इसका स्पेलिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, SKEPTIC, स्केप्टिक। ओके, यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डाउटफुल होता है। किस चीज़ के प्रति डाउटफुल होता है? किस चीज़ के प्रति वह संदेह की स्थिति में रहता है? वह उसको लगता है कि जो मेजॉरिटी जो फॉलो कर रहे हैं, उस मेजॉरिटी के जो भी रिचुअल्स है या कल्चर है उस पर वो विश्वास ही नहीं रखते। ये स्पेशली रिलीजन के सेंस में यूज़ होने वाला टर्म है। जैसे कि देवी के मंडप में जानवरों की बलि जाना। ऑब्वियसली हम लोग प्रेजेंट जनरेशन के हैं, तो हम लोग में कई ऐसे हैं जो कि स्केप्टिक है। वे इस बात को बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसा होता है कि मंडप में जो देवी विराजमान है उसे किसी प्राणी की हत्या करने की ज़रूरत है। तो ये क्या है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मेजॉरिटी जो मानता है उसके अगेंस्ट में वो रहता है, वो उसके अगेंस्ट में वो डाउट करता है। ठीक है फ्रेंड, ये जो हेरेटिक है, हेरेटिक भी एक ऐसा व्यक्ति को कहते हैं जो कि पुरानी परिपाटी के अगेंस्ट में रहता है। ठीक है, ये हेरेटिक और स्केप्टिक दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो। ओके फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह आधारित है स्पेलिंग पर। ठीक है, आपको खोजना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ऑब्वियसली जो ग्रीन कलर से टिक आउट लगा हुआ वह तो सही है, प्रोपोर्शनट एकदम सही है। इसका उच्चारण प्रोपोर्शनेट नहीं करिएगा, प्रोपोर्शनट अट है यहाँ पर, यह एक एडजेक्टिव सफिक्स है। ठीक है, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए, तभी आप इम्प्रेसिव तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड, हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वाला वर्ड का स्पेलिंग क्यों गलत है। इसका तब सही स्पेलिंग क्या होगा? ENDEAVOUR यह होना चाहिए, और इसका मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश। कैसे आप इसका यूज़ करेंगे? ही हैज़ मेड अ वेरी गुड एंडेवर, मतलब उसने बहुत अच्छी कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड, जो थर्ड वर्ड है इससे तो आप ऑब्वियसली फैमिलियर होंगे। पैंडमिक का मतलब महामारी होता है। ठीक है, इसका स्पेलिंग तब क्या हो जाएगा? PANDEMIC, ये पैंडमिक हुआ। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हम लोग फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ वाला में भी स्पेलिंग मिस्टेक है,
होना क्या चाहिए, COMMENDABLE, कमेंडेबल। ठीक है, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, एडमिरेबल। ओके, याद रखिएगा। अब फ्रेंड हम लोग सिक्स्थ को देखते हैं। सिक्स्थ में आपको करना क्या है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम को खोजना है। मदर वर्ड क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस, इसका मतलब होता है स्पष्ट। इसका अंग्रेजी सिनोनिम हो जाएगा क्लियर, ओके, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ सारे वर्ड्स का यदि आप नोट्स बना लें, और यदि मैं इस तरह से 10 सेट्स अगर मैं बता दूं, एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ, वेदर इट इज़ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटेंस अरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन और व्हाटएवर, बस उतना ही सेट्स को आप बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आत्मसात कर लीजिएगा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 70% तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, कॉन्स्पिक्यूअस क्या है, यह एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें OUS आया हुआ है। ओके, स्पष्ट है फ्रेंड, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब स्पष्ट हो गया, उजागर हो गया, जो दिख रहा है, और कंसील तो छुपा हुआ हो गया। इसका अगर सिनोनिम आपको देना है तब आप दे सकते हैं सीक्रेट, ठीक है, हिडन दे सकते हैं, आप सरप्टिशियस दे सकते हैं। ठीक है, ये सब सारे इसके सिनोनिम हो गए। ये भी तो नहीं होगा, जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा। डिसर्निबल ऑब्वियसली इसका मतलब होता है स्पष्ट, जो स्पष्ट दिखाई दे, क्लियरली विजिबल, इसका मतलब होता है क्लियरली विजिबल। ओके, और वेग का मतलब हो गया अस्पष्ट, नॉट क्लियरली विजिबल, और ऑब्सक्योर भी हो गया नॉट क्लियरली विजिबल। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, लेकिन इसके ये दोनों ही एंटोनिम हो गया। कॉन्स्पिक्यूअस स्पष्ट हो गया, तो वेग और ऑब्सक्योर क्या हो गया, इसका इसी का एंटोनिम हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। ओके, तो फ्रेंड आपने इस सेशन में 6 प्रॉब्लम्स का एनालिसिस देखा। आशा करते हैं आप सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड, हम लोग अगले सेशन में इसी तरह से काफ़ी डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके दिए गए प्रॉब्लम को, और उस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का ट्विस्ट लेकर के रहे, तब आप आसानी से सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। यदि फ्रेंड आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में कम स्कोर कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आपका एक वीक पॉइंट है, तब आप हमारे कोर्स डिटेल्स को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। फ्रेंड, हम लोग अगले वीडियो लेक्चर का ज़रूर वेट करेंगे, जहां पर हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है। मैं हर तरह के सेक्शन को कवर करूंगा, चाहे वो सेंटेंस अरेंजमेंट, उससे रिलेटेड हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे, हम लोग पैसेज कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश पेपर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।